गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सिलेजिनेला नामक टेरिडोफाइटा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिलेजिनेला के बीजाणुद्भिद की जो संरचना होती है, जिसमें जड़, तना और पत्ती सम्मिलित है, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाहरी संरचना और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। आज हम सिलेजिनेला में जनन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और ये भी अध्ययन करेंगे कि इसका जो जनन है जो लाइकोपोडियम के रिप्रोडक्शन से किस प्रकार से भिन्न है या अलग है, क्योंकि ये दोनों सदस्य लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला क्लास लाइकोप्सिडा के मेंबर हैं। सबसे पहले हम कायिक जनन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। कायिक जनन मुख्य रूप से ट्यूबर्स, जिसे हम कंद कहते हैं, बल्बिल्स, पत्र कलिका कहते हैं, डोरमेंट बड, जिसे सुषुप्त कलिका कहते हैं, और फ्रेगमेंटेशन यानी जिसे हम खंडन कहते हैं, उसके द्वारा होता है। तो ये सामान्य रूप से इन चारों जो टाइप है उसके बारे में हम उस चारों प्रकार जो है वो लाइकोपोडियम में भी अपने को देखने को मिले थे। जैसे मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि सिलेजिनेला की एक स्पीसीज होती है, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। ये एक डेजर्ट के अंदर जीरोफिटिक कंडीशन के अंदर पाई जाने वाली स्पीसीज है। तो उसमें प्रोस्ट्रेट ब्रांचेज होती है। हम लोग जानते हैं कि सिलेजिनेला के जो स्पोरोफाइट होता है वो इरेक्ट भी होता है और प्रोस्ट्रेट भी होता है। तो प्रोस्ट्रेट जो ब्रांचेस होती है उससे कुछ रूट विकसित होती है और ये रूट ब्रांचेस युक्त, ब्रांचेस सहित मात्र पौधे से अलग हो जाती है और नए पौधे को जन्म देती है, नया पौधा बना देती है। इसी प्रकार कुछ और ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें रूट से आपको ट्यूबर विकसित होते हुए लगेंगे और वो ट्यूबर अलग हो जाते हैं, या कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें जो वायवीय शाखाएं होती है उससे ट्यूबर विकसित होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। पत्रकलिकाएं या बड द्वारा भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। कुछ डायग्राम द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लांट है, ये स्पीसीज है जो कि इरेक्ट स्पीसीज है, सीधी खड़ी रहने वाली। इसमें आप देखेंगे कि ये वायवीय ब्रांच है और इसके शीर्ष भाग पर ये ट्यूबर यानी कंद जैसी संरचनाएं उत्पन्न होगी, तो ये मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बना सकती है। एक और स्पीसीज दे रखी है, उसके अंदर इस प्रकार के बड्स उत्पन्न होते हैं, सुषुप्त कलिकाएं, ये मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म दे देती है। कई बार ये भी होता है कि इसमें जो शाखाएं होती है, जैसे अपने फ्रेगमेंटेशन देखा, तो किसी वजह से ये इसके दो टुकड़े हो गए या इस ब्रांच टूट के अलग होगी, तो ये भी नया पौधा बनाने में सक्षम होती है। तो एक सामान्य प्रकार का जनन है जो कि लगभग सभी टेरिडोफाइटा के अंदर आपको देखने को मिलेगा और सभी के अंदर ये ट्यूबर, बल्बिल्स, डोरमेंट बर्ड्स, यही इसके जो मेथड है वो मिलेंगे। अब सबसे मेन जो है वो है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, जिसे हम बोलते हैं बीजाणुओं द्वारा जनन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सिलेजिनेला के अंदर जो स्पोर होंगे वो सभी स्पोर होंगे वो समान नहीं होंगे, असमान होते हैं, यानी दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, इसलिए इसे हेटेरोस्पोरस या हिंदी में जिसे हम विषम बीजाणु कहते हैं। तो टेरिडोफाइटा का जो पादप होता है वो अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं को उत्पन्न करेगा, यानी अलग अलग प्रकार के बीजाणु आपको देखने को मिलेंगे। लाइकोपोडियम में होमोस्पोरस कंडीशन थी, इसमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इसके कौन या स्ट्रोबिलस का अध्ययन करेंगे तो इसके अंदर दो प्रकार के स्पोरोफिल आपको देखने को मिलेंगे। एक जिसके अंदर लघु बीजाणुधानी लगती है उसे हम माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, और दूसरे जिसमें गुरु बीजाणुधानी लगेगी उसे हम मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि दो प्रकार की बीजाणुधानियाँ आपको देखने को मिलेगी, माइक्रोस्पोरेंजियम जिसे हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं और मेगा स्पोरेंजियम जिसे हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होगी वो माइक्रोस्पोर का निर्माण करेगी और जो मेगा स्पोरेंजियम होगी वो मेगा स्पोर का निर्माण करेगी। अब इसके शब्द से लघु बीजाणु का मतलब इसके जो बीजाणु होंगे, जब भी इसके अंदर बीजाणु बनेंगे तो बीजाणु की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और जो बीजाणु होंगे वो स्मॉल साइज के होंगे, यानी उनका आकार है वो बिल्कुल छोटा होगा। लेकिन जो मेगा स्पोर होंगे, मेगा स्पोर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो साइज़ है मेगा स्पोर की जो साइज़ है यहाँ पे देखेंगे साइज़ है वो बड़ी होगी और इसकी संख्या कितनी होती है, सिर्फ 4 होगी। तो लार्ज संख्या में साइज में ये स्पोर बनेंगे, यानी इसकी जो साइज़ होती है वो लघु बीजाणु की तुलना में बहुत ही अधिक होती है। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी रखनी है। अब जो भी ये लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु किस प्रकार से इसके मेन प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसको हम कुल मिला के 3 या 4 पॉइंट में अध्ययन करेंगे कि जितने भी जो गुरु बीजाणुधानियाँ, लघु बीजाणुधानियाँ, ये स्ट्रोबिलस या शंकु के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शंकु किस प्रकार का आपको दिखाई देता है, उसके अंदर इसकी पोजीशन कैसी होती है।
फिर हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम इन स्ट्रोबिलस, एक कौन या शंकु के अंदर लघु बीजाणु धानियाँ और गुरु बीजाणु धानियाँ किस प्रकार से वितरित होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, जो यू स्पोरेंजियल प्रकार का होता है। तो पहले हम 2 पॉइंट के बारे में अध्ययन करते हैं, इस डायग्राम द्वारा इसको समझते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये प्लांट है और इस प्लांट के शीर्ष भाग पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रोबिलस या शंकु आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो स्पोरोफिल होते हैं, मतलब माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल, वो शीर्ष भाग पर एकत्रित होकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, उसे हम शंकु कहते हैं। और सामान्यतः शंकु बनने के बाद जो वेजिटेटिव, ये जैसे वेजिटेटिव ब्रांच है तो इसकी ग्रोथ है वो आगे नहीं होगी। अब जो दूसरा जो पॉइंट है आप ये देखेंगे कि एक हमने यहाँ पे बी डायग्राम आप देखेंगे कि एक स्पोरोफिल दिखा रखा है जिसे मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल का मतलब ऐसी पत्ती जिसके ऊपर बीजाणु धानियाँ लगी हुई हो। तो ये लीफ है और लीफ के आधार पे देख सकते हैं आप कि मेगा स्पोरेंजियम या गुरु बीजाणु धानी लगी हुई है। और इसी प्रकार ये माइक्रो स्पोरोफिल को दिखा रखा है, यानी ऐसी पत्ती जिसके आधार पर माइक्रो स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। तो 2 प्रकार की संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी, इसलिए हम इसे हेट्रोस्पोरस कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो स्ट्रोबिलस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वापस देखते हैं, ये जो स्ट्रोबिलस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रोबिलस के अंदर माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन या जिसे हम वितरण कहते हैं वो अलग अलग होता है। तो सामान्यतः आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकतर जातियों में लघु और गुरु बीजाणु धानियाँ एक ही स्ट्रोबिलस में पाई जाएगी। मतलब जैसे ही आप इस स्ट्रोबिलस का अध्ययन करोगे तो आपको उसमें माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम भी दिखाई देगी, लेकिन इसके वितरण में थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देगा। जैसे आप देखें डायग्राम ए को देखें, ये जो डायग्राम ए है सेलेजिनोइडिस और सेलेजिनेला रूपेस्टिस के अंदर इस प्रकार के संरचनाएं आपको दिखने को मिलेगी। जैसे आप इसका ये क्या है कि आपने क्या किया कि इस स्ट्रोबिलस का एलएस काटा, एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसके आधारीय जो स्पोरोफिल है वहाँ पे आपको मेगा स्पोरोफिल यानी मेगा स्पोरेंजियम आपको दिखाई दे रही है। स्ट्रोबिलस का आधारीय भाग होते हैं उसमें तो आपको मेगा स्पोरेंजियम दिखाई देगी, और बाकी पूरे के पूरे कौन के अंदर ऊपर की तरफ देखेंगे, जैसे आप इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, तो ऊपर की तरफ क्या दिखाई दे रही है, माइक्रो स्पोरेंजियम। तो सेलेजिनेला रूपेस्ट्रिस जाति में, सेलेजिनेला रूपेस्ट्रिस स्पीसीज के अंदर सिर्फ आधारीय जो स्पोरेंजियम होती है उसके अंदर गुरु बीजाणु आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेलेजिनेला क्रॉसियाना एक कॉमन स्पीसीज है, तो उसके अंदर आप ये देखेंगे, ये बी डायग्राम आप देखो, बी डायग्राम में आप पूरी संरचना के अंदर जब आप देखोगे तो सिर्फ एक ऐसी बीजाणु धानी आपको दिखाई दे रही है जिसमें गुरु बीजाणु है, बाकी सारे के सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, लघु बीजाणु दिखाई दे रहे हैं, यानी लघु बीजाणु धानियाँ दिखाई दे रही है। फिर एक और स्पीसीज आप देख सकते हैं सेलेजिनेला इनइक्विलिफोलिया, इसके अंदर आप देखेंगे, इस डायग्राम में देखें कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देखेंगे कि सारे के सारे माइक्रो स्पोरेंजियम लगे हुए हैं, और राइट हैंड साइड की तरफ सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, मेगा स्पोरेंजियम लगे हुए हैं, यानी गुरु बीजाणु धानियाँ लगी हुई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेलेजिनेला की विभिन्न जातियों के अंदर गुरु बीजाणु धानियाँ और लघु बीजाणु धानियाँ हालांकि एक ही शंकु के अंदर पाई जाएगी, लेकिन उनके वितरण के अंदर आपको फर्क दिखाई देगा कि कुछ स्पीसीज में केवल नीचे की तरफ होगी, कुछ स्पीसीज में केवल एक गुरु बीजाणु धानी दिखाई देगी, और कुछ स्पीसीज में ये एक तरफ दिखाई देगी। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वापस उसकी तरफ आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया या डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। जो भी लघु बीजाणु धानी या जो गुरु बीजाणु धानी है उसका विकास किस प्रकार से होता है। तो एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, यू स्पोरेंजियल, जिसके बारे में पहले मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ, यानी इस प्रकार ऐसी बीजाणु धानी जिसका विकास एक से अधिक स्पोरेंजियल इनिशियल यानी स्पोरेंजियल प्रारंभिक कोशिकाओं से होता हो, और विकास पूर्ण होने के बाद बीजाणुधानी के चारों तरफ की जो भित्ति होती है वो एक से अधिक स्तर की हो, उसे हम यू स्पोरेंजियल कहते हैं। तो जैसा हमने लाइकोपोडियम में अध्ययन किया था वैसा का वैसा इसमें भी आपको उसी डायग्राम से एक्सप्लेन करना है, और वही आपको चीज़ याद रखनी है। अब थोड़ा सा अंतर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम का विकास पूर्ण होता है तो जो लघु बीजाणुधानी होती है उसके अंदर 80 से 90% माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो एक्टिव रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बीजाणुजन कोशिकाएं यानी स्पोरोजिनस जो टिश्यू होते हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करेगी, तो 80 से 90% एक्टिव रहेगी। और अपन जानते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो आपको क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। तो कहने का मतलब माइक्रोस्पोर बनेंगे वो सैकड़ों की संख्या में बनेंगे, अधिक संख्या में। जबकि मेगा स्पोरेंजियम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेगा स्पोरेंजियम में एक मेगा स्पोर मदर सेल को छोड़कर बाकी सारी डिजेनरेट या नष्ट हो जाएगी या विघटित हो जाएगी,
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ही मेगास्पोर मदर सेल रही, और एक मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो कितने स्पोर रहेंगे, केवल 4 स्पोर ही एक्टिव रहेंगे। तो थोड़ा सा फर्क आपको इसमें ये ध्यान रखना है। आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये देखें, ये डायग्राम ए है जो माइक्रोस्पोरेंजियम को शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि स्पोरेंजियल वाल एक से अधिक स्तर की है और बहुत सारे माइक्रोस्पोर आपको इसमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप मेगास्पोरेंजियम को देखेंगे तो आप मेगास्पोरेंजियम के कितने स्पोर दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें 1, 2 और 3, एक इसके बैक साइड में, कुल मिला के 4 स्पोर ही बनेंगे एक मेगास्पोर मदर सेल से। तो यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 4। तो मेगा स्पोर मदर सेल है वो एक ही एक्टिव रहेगी। ये थोड़ा सा अंतर आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों प्रकार की बीजाणुधनी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चाहे माइक्रोस्पोरेंजियम हो या मेगा स्पोरेंजियम हो, तो ये दोनों जब स्पोर अलग हो जाएंगे तो ये स्पोर क्या करेंगे, युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण करते हैं। जैसे स्पोरोफिटिक पीढ़ी खत्म हो जाएगी तो अब हम लोगों ने ये डेवलपमेंट देख लिया। माइक्रोस्पोर जो होंगे वो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे और जो मेगा स्पोर होंगे वो फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। लेकिन जो होमोस्पोरस यानी जो लाइकोपोडी में हमने क्या देखा था कि स्पोर समान आकार के थे और उसने युग्मकोद्भिद का विकास किया था, और उसी युग्मकोद्भिद पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का, मेल और फीमेल गैमेट का विकास हुआ था। तो सबसे पहले हम ये लेंगे कि जो लघु बीजाणु है या नर युग्मकोद्भिद, हमने हेडिंग लिया है माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसी प्रकार से जो हम सेकंड पॉइंट लेंगे उसमें मेगास्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा है तो दोनों प्रकार के युग्मकोद्भिद का हम अलग अलग प्रकार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो माइक्रोस्पोर होता है वो किस प्रकार का होगा। ये इसकी साइज है 0.015 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर, इन्हें अत्यंत छोटे आकार के होते हैं। मेगास्पोर थोड़े से बड़े आकार के होंगे। भित्तियाँ होती है वो एक्जाइन यानी बाह्य चोल और इंटाइन जिसे हम अंतचोल कहते हैं उसमें विभेदित होती है। ये भी ध्यान रखना है कि बाह्य चोल में कई प्रकार के ऑर्नामेंट आपको दिखाई दे सकते हैं, जबकि जो इंटाइन होती है वो जनरली चिकनी और पतली होगी। इसमें अगुणित केंद्रक होता है। कणिका में साइटोप्लाज्म, ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म आपको इसमें दिखाई देगा। सामान्यतः इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और फैटी एसिड जो होते हैं लगभग 35% इसमें पाए जाएंगे। ये किसके बारे में अध्ययन किया, लघु बीजाणुधानी के अंदर जो माइक्रोस्पोर होते हैं उसके बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रोस्पोर होंगे वो गैमेटोफाइट का, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। अब सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखनी है कि जो सबसे अलग है बाकी टेरिडोफाइटा से, कि माइक्रोस्पोर का जब अंकुरण होता है सामान्यतः, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम से अलग होकर अंकुरण प्रारंभ करते हैं, लेकिन सिलेजिनिला के अंदर माइक्रोस्पोर का अंकुरण बीजाणुधानी के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है और बीजाणुधानी से इसका विमोचन जो लिबरेशन होगा वो 13 सेल स्टेज में होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक उस माइक्रोस्पोर में 13 कोशी की अवस्थाएं बन जाएगी तब इसका अपन ये कह सकते हैं कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम से अलग होगा और जमीन पर गिरेगा। तो तब तक का जो डेवलपमेंट होगा वो किसके अंदर होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होगा। अब हम ये देखेंगे कि माइक्रोस्पोर का मेल गैमेटोफाइटा के अंदर जो परिवर्तन है या विभेदन है वो किस प्रकार से होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के अंदर कई बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखें डायग्राम ए, ये डायग्राम ए किसको दिखा रखा है, माइक्रोस्पोर का। दोनों प्रकार की भित्तियां, बाह्य भित्ति, अंतर्भित्ति, अगुणित केंद्रक, जैसा कि मैंने आपको लक्षण बता दिए, और इसका साइटोप्लाज्म इसके अंदर मौजूद होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम विभाजन होता है वो एसिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि बराबर न होकर असममित होगा। तो आप ये देख सकते हैं दूसरी स्टेज में ये विभाजन हो गया, एक छोटी कोशिका बनी जिसे हम प्रोथेलियल सेल कहेंगे, और बड़ी कोशिका का क्या नाम दे दिया अपन ने, पूंधानी प्रारंभिक एंथ्रीडियल सेल, या इसको आप एंथ्रीडियल सेल न समझ के एंथ्रीडियल इनिशियल कहें। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक। तो सबसे पहले इस माइक्रोस्पोर में असममित या एसिमेट्रिकल विभाजन हो गया। कोशिकाएं कितनी बन गई, इसमें एक कोशिका थी, इसमें कितनी कोशिकाएं बन गई, 2 कोशिकाएं। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं। आगे जो आप देखेंगे कि जो इसकी प्रोथेलियल कोशिका है वो आगे बहुत ये छोटी दिखाई दे रही है, इसमें कोई विभाजन नहीं होगा। लेकिन एंथ्रीडियल जो कोशिका है, इनिशियल सेल, इसमें क्या हुआ, एंथ्रीडियल कोशिका में अब ये कह सकते हैं कि प्रोथेलियल कोशिका के समकोण पर एक उदग्र भित्ति द्वारा विभाजन हुआ, जिससे लगभग 2 समान आकार की एंथ्रीडियल सेल बन गई। ये बन गई, एक ये बन गई कोशिका और एक कोशिका ये बन गई। तो ये प्रोथेलियल कोशिका, इसके समकोण पर विभाजन हुआ। और नेक्स्ट स्टेज में क्या देखेंगे कि इस कोशिका में फिर विभाजन हुआ। आप देखेंगे कि एक समकोण पर और विभाजन हुआ। तो अब ये कोशिकाएं कितनी होगी, 2+1, 2 एंथ्रीडियल सेल और एक होगी प्रोथेलियल सेल।
और इसमें फिर विभाजन हुआ तो ये अवस्था कितनी होगी 2+2+1, यानी 4 कोशिका एंथ्रीडियल की होगी और 1 कोशिका कौन सी होगी, प्रोथेलियल कोशिका बन गई। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि 5 कोशिकाएं एक बार बन गई। अब विकास के आगे की जो अवस्थाएं होगी उसमें एंथ्रीडियल इनिशियल से जो 4 कोशिकाएं बनी है उसमें केवल ऊपर की 2 कोशिकाएं, आप ये देखें कुल कोशिकाएं कितनी बन गई 1, 2, 3 और 4। तो ऊपर की जो 2 सेल है कौन सी, ये ऊपर की सेल जो दिखाई दे रही है, इन्हीं के अंदर विभाजन होगा और इनमें 2 नीचे वाली जो कोशिकाएं उनमें कोई विभाजन नहीं होगा। ऊपर की कोशिकाओं में विभाजन से टोटल कितनी सेल बन जाएगी, 10 सेल बन जाएगी। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ जाते हैं यहाँ पे। तो जैसा पहले वाले डायग्राम में आपने क्या देखा कि टोटल कितनी सेल बन गई, ऊपर वाले से 10 बन गई। तो अब अपन ये देख सकते हैं कि संपूर्ण अवस्था में कोशिकाएं कितनी बन गई, 13। एक प्रोथेलियल सेल बन गई, नीचे वाली कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं हुआ तो 1 और 2 3, और ऊपर वाली कोशिकाएं जो 2 थी उसमें विभाजन हो गए 10 बन गई। तो टोटल कितनी सेल बन गई, 13 कोशिकाएं आपको इसमें बन गई। अब आप ये देखेंगे कि पूंधानी प्रारंभिक कोशिकाओं से व्युत्पन्न कोशिकाओं में से जो 4 कोशिकाएं हैं वो युग्मकोद्भिद के केंद्र में और 8 कोशिकाएं परिधि की तरफ व्यवस्थित हो जाएगी। ये आप डायग्राम में देखें कि टोटल अपने पास जो 13 सेल बनी, आप यहाँ देखें 13 बन गई। 13 में से एक कौन सी है, प्रोथेलियल। तो अपने पास कितनी सेल रहेगी, 12। अब ये 12 कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि सेंटर के अंदर 4, आप इस डायग्राम में देखें, ये देखें 1, 2, 3 और 4, 4 सेंटर में दिखाई दे रही है और परिधि की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि 4 आपके केंद्र में और 8 परिधि की तरफ। अब आप ये देखेंगे कि इन चारों कोशिकाओं को जो सेंटर की तरफ है उससे हम देते हैं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, और परिधि की तरफ जो कोशिका है उसे हम क्या नाम देंगे, जैकेट सेल। ठीक है। और प्रोथेलियल कोशिका पूंधानी के निर्माण में बिल्कुल भाग नहीं देती है और कुल मिला के नष्ट हो जाती है। तो आप इस डायग्राम में देखें कि टोटल अपने पास जो 13 सेल थी उसमें से 12 सेल आपको दिखाई दे रही है, एक सेल खत्म हो गई। इस 13 कोशी की अवस्था में जो मेल गैमेटोफाइट है वो लघु बीजाणुधानी से विमुक्त हो जाएगा या निकल जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि मुक्त होने के बाद इसके केंद्र में जो 4 कोशिकाएं हैं उसमें बहुत सारे विभाजन होते हैं। तो 128 से 256 कोशिकाएं किससे बन जाएगी, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल से। ये 4 कोशिकाओं से, ये बहुत सारी कोशिकाएं इनसे बन जाएंगी और ये कोशिकाएं एंथ्रोजॉइड मदर सेल या एंड्रोसाइट सेल भी कहलाती है और इनमें मेटामॉर्फोसिस यानी रूपांतरण होता है और बाइफ्लेजिलेट पुंगड़ों का निर्माण होता है, जो कि आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। और बाहर की तरफ जो जैकेट सेल होगी ये इसके आवरण यानी पूंधानी के आवरण का काम करेगी, आवरण को बनाने का कार्य करेगी। अब आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट शुरू होगा तो प्रोथेलियल सेल और जैकेट सेल है उनका विघटन प्रारंभ होता है और उससे एक श्लेष्मीय पदार्थ बनता है। और आप इस डायग्राम में जो म्यूसिलेज बनना, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जैकेट सेल भी विघटित होगी और प्रोथेलियल सेल भी विघटित होगी और जो म्यूसिलेज बना उस म्यूसिलेज में बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजॉइड है वो आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सिलेजिनेला का मेल गैमेटोफाइट एक रिड्यूस्ड या न्यूनीकृत संरचना है। इस जीनस के अपन कह सकते हैं कि अन्य टेरिडोफाइटा की भांति इसमें वेजिटेटिव प्रोथेलेस नहीं बनता, प्रोथेलेस नहीं बनेगा। बाकी टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट होगा, मेल गैमेटोफाइट बनता है और उसके ऊपर एंथ्रीडियम का निर्माण होता है, लेकिन इसमें सीधा अपनी ये कह सकते हैं कि एंथ्रीडियम है वो इसमें विकसित हो गए। तो आज हम लोगों ने जो युग्मकोद्भिद है मुख्य रूप से या जनन के बारे में, जिसमें स्पोरेंजियम के बारे में और मेल गैमेटोफाइट के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में सिलेजिनेला के फीमेल गैमेटोफाइटा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।